हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास का एक नया टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक कौन सा है? तो आपका पूर्व वैदिक काल चल रहा था, जिसको मैंने एक वीडियो में पूरी अच्छे डिटेल से मैंने अच्छे से समझाया था। सारी चीजें मैंने एक एक पॉइंट उसमें क्लियर कर दिया था। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप जितने भी पूर्व वैदिक काल से क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सारे ही क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे। और ये मैंने बताया था कि वैदिक काल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। किस किस में? पहला आपका पूर्व वैदिक काल था, जिसे आप ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं ये बात भी मैंने कल बताई थी कि पूर्व वैदिक काल की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इस वजह से जो पूर्व वैदिक काल है उस समय को क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं या ऋग्वैदिक समय भी कह सकते हैं। ठीक है। और हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल के समय की जानकारी हमें किस वेदों से प्राप्त हो रही थी? तो हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से जानकारी हमें प्राप्त हो रही थी। इस वजह से हम लोग जो वेदों से जानकारी प्राप्त होने की वजह से हमने इस सभ्यता को किस नाम से जाना? तो वैदिक सभ्यता के नाम से जाना। जिसमें हमने देखा था कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो अपने आप को क्या कहते थे? आर्य अपने आप को कहलाया करते थे। इसकी भी वजह थी। ये सारी चीजें मैंने डिटेल से उस वीडियो में बताई हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, इस समय हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल मैंने कहा था कि कुछ समय पश्चात क्या हुआ? चीजों में क्या अंतर आया, परिवर्तन आया और सुधार होने लगा। ये सारी चीजें वक्त के साथ जब सुधार होता है उसी में क्या हुआ? दो तरह से डिवाइड कर दिया गया आपका। क्योंकि वैदिक काल था, कुछ समय पहले क्या था? कम चीजें आप डेवलप थी, समय के साथ थोड़ी ज्यादा डेवलप होती हैं, तो उस हिसाब से उस समय के हिसाब से चीजों में परिवर्तन आ रहा था, चीजों में सुधार आ रहा था, चीजों में अलग अलग तरह से बदलाव हो रहा था। तो जो बदलाव हो रहा था उस हिसाब से क्या कर दिया गया? समय को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। पहला पूर्व वैदिक काल कर दिया और उसके बाद का जो समय आया उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया था। तो उत्तर वैदिक काल हमारा समय की अगर बात करें तो समय क्या लिया जाता है? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे ईसा पूर्व है। चलिए, अब बात करते हैं। तो उत्तर सबसे पहले पॉइंट हम जान लेते हैं कि हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से प्राप्त होती है। तो अब हमसे पूछा जाए कि कहां कहां से प्राप्त होती है? तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अब हम पढ़ते हैं तो कुछ थोड़ा हम इसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं, इस पर भी प्रकाश में लाते हैं। क्योंकि समाज होता है, जब समाज होता है तो उसमें सारी चीजें होती हैं, उसमें प्रशासन भी होता है, उसमें समाज भी आपका होता है, उसमें आर्थिक जो स्थिति होती है वो सारी चीजें इसमें विद्यमान होती हैं। उन सारे पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। तो हमने उस पहले वाले वीडियो में भी सारी चीजें बताई हैं। तो पूर्व वैदिक काल के समय कैसा क्या रहा होगा वो चीजें बताई हैं। अब हम आगे की देख रहे हैं, राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन कैसा था? तो राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो वहां उस समय भी क्या था? राजा को राजन कहा जाता था। तो राजा को किस नाम से जाना जाता था? राजा को राजन कहकर पुकारा जाता था या राजन कहा जाता था। तथा इसके जो अधिकारियों में वृद्धि हो गई। अभी क्या हुआ कि पहले जो पूर्व वैदिक काल था उस समय क्या था? राजा हुआ करता था, यानी सॉरी, जो राजा हुआ करता था उसको तो राजन कहते ही थे। लेकिन क्या हुआ था कि जो उस समय राजा था उसके पास अधिकार कम थे, यानी उसके पास पावर कम हुआ करती थी, उसके पास शक्ति कम थी। उतने ज्यादा उसके पास अधिकार प्राप्त नहीं थे जितने उत्तर वैदिक काल के समय तक आते आते राजा के पास अधिकार उसके बढ़ गए। ठीक है। पहले अधिकारों में कमी थी, अधिकार उसके पास कम थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ राजा की शक्ति में परिवर्तन आ गया, यानी उसके अधिकार क्या हो गए? ज्यादा हो गए, उसके अधिकार बढ़ गए। तो राजा को राजन कहा जाने लगा तथा इसके अधिकारों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई तथा अनेक जन को मिलाकर। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा क्या है? ये नया पॉइंट है हमारा। तो अनेक जन मिलाकर जनपद बन गए। तो हमने देखा था 5 भागों में, 5 प्रशासन में इकाई में बटा था। कुल यानी परिवार वो सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। और मैंने बताया था सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? तो जनपद थी।
तो इसी में वही चीज बताई है, अनेक जनों को मिलाकर क्या बन गया, जनपद बन गए। उदाहरण के रूप में जैसे कुरु हो गया आपका, पांचाल हो गया, ये क्या थे, बड़े बड़े जनपद हुआ करते थे। जैसे क्या होता है अपने यहाँ गांव, गांवों को मिला के शहर, शहर को मिला के राज्य और राज्य को मिला के देश बनता है। इसी तरह से आपका जो जन था, जन कई सारे जन मिला दिए तो जनपद बन गया। ये इसकी सबसे बड़ी इकाई थी जनपद। और जनपद में कौन कौन से जनपद उदाहरण ले सकते हैं, तो उदाहरण में कुरु और पांचाल। अगला पॉइंट है आपका, राजा के अधिकार बढ़ने से क्या हुआ, जब राजा के पास ताकत ज्यादा आ जाएगी, उसके पास अधिकार ज्यादा आ जाएंगे, तो सभा की महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कैसे होगा ये बात देखिए, जैसे उस समय जो राजा हुआ करता था या राजन हुआ करता था, तो उसके साथ में क्या होती थी, सभा होती थी। वो सब मिलकर क्या करते थे कि किस बात पे क्या फैसला लेना है, क्या काम कैसे करना है, सबकी सहमति से हुआ करता था। तब राजा वही फैसला लेता था जो सब लोग उसमें सहमति देते थे, वही फैसला ले सकता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, जैसे जैसे वक्त बदला और समय में परिवर्तन आया, तो क्या हुआ, राजा के पास अधिकार ज्यादा हो गए, राजा के पास शक्ति ज्यादा हो गई। तो जब राजा के पास पावर ज्यादा होगी, तो जो उसके सभा के लोग होंगे उनके पास क्या होगा, क्या उनके पास शक्ति ज्यादा, राजा के पास जब ताकत ज्यादा है तो क्या वो उनकी बातें मानने के लिए राजा बाध्य है, नहीं होगा। जब राजा की शक्ति बढ़ेगी तो सभा की शक्ति कम होगी, अगर सभा की शक्ति बढ़ेगी तो राजा की शक्ति कम होगी। क्योंकि राजा के पास ज्यादा ताकत थी, राजा के पास पावर ज्यादा थी, तो सभा जो लोग उसके पास बैठते थे सभा करने के लिए, वो क्या होती थी, उनकी शक्ति कम हो गई थी। राजा के अधिकार बढ़ने से हमें एक क्या हुआ था कि सभा की महत्व कम हो गया था। ठीक है, तो राजा के अधिकार बढ़ गए, तो बढ़ने से क्या हुआ, सभा का महत्व क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो राजाओं ने क्या किया, अब अगला क्या हुआ, राजाओं ने कैसी कैसी उपाधियां धारण करने लगे, क्योंकि राजा के पास ताकत ज्यादा थी, अधिकार ज्यादा थे, तो उन्होंने कौन कौन सी उपाधियां लेना शुरू कर दी, उन्होंने अपने आप को स्वयं को एकराट कहने लगे, सम्राट कहना शुरू कर दिया, स्वराट कहना शुरू कर दिया। उन्होंने, राजाओं ने एकराट, सम्राट, स्वराट जैसी उपाधियां अपने ऊपर धारण करने लगे, क्योंकि उनके अधिकार बढ़ चुके थे, इसलिए वो अपने आप को ये सारी उपाधि लेकर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, तो राजा के अधिकारियों को क्या कहा जाता था, जो राजा के साथ अधिकारी बैठते थे, यानी जैसे कोई विभाग है तो उसका कोई मुख्य अधिकारी या मंत्री कह सकते हैं हम लोग, तो जो अधिकारी थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, क्या कहकर उस समय पुकारा जाता था, तो जो अधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता था, रत्नी या रत्निन कहकर उन्हें पुकारा जाता था। अगला पॉइंट हम देखेंगे तो कर व्यवस्था नियमित हो गई। तो जब हमने पूर्व वैदिक काल में पढ़ा था तो उस समय भी कर हुआ करता था, तो जो कर हुआ करता था उसे क्या कहते थे, बलि कहकर पुकारते थे। लेकिन वो बलि कर कैसा हुआ करता था, अपनी इच्छा के अनुसार दिया गया, यानी कर जो था नियमित रूप से नहीं था कि आपको देना है तो देना ही पड़ेगा, नहीं, वो नियमित रूप से नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, जैसे जैसे देखिए समय बढ़ रहा है, तो चीजों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहे हैं, चीजों में विकास हो रहा है, कई चीजें अलग होंगी, कुछ चीजें अच्छाई की तरफ जाएंगी, कुछ चीजें उसमें बुराई आएगी, है ना, कि वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। तो क्या हुआ, जब वक्त बदला तो क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल से जो समय उत्तर वैदिक काल की तरफ आया, तो क्या हुआ, कर जो अपनी इच्छा के अनुसार देना हुआ करता था, वो कर अब इच्छा के अनुसार ना देने के ना होकर नियमित रूप से कर दिया था, यानी अब हर किसी को अपना नियमित रूप से टैक्स देना ही पड़ेगा, ये अब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रह गया। अगला पॉइंट देखते हैं, तो जिस तरह से समाज के कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं, राजनीतिक होता है, सामाजिक होता है, धार्मिक होता है, आर्थिक होता है, तो हम इसके दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, सामाजिक जीवन। तो वैदिक समाज, जो आपका उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वो कैसा था, उस पर बात करते हैं। तो समाज की संरचना कैसी थी, तो समाज की संरचना ऋग्वैदिक काल की तरह ही थी। ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल की तरह ही थी, जैसे उसमें भी 4 भागों में बटा था, किस किस में बटा था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी तरह से समाज तो उसी में पड़ा था। लेकिन पर अंतर क्या आ रहा है, फिर उन चीजों में देखते हैं। जैसे समाज की संरचना ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल की तरह ही थी, परंतु अब क्या हुआ, वक्त के साथ क्या हो गया, अब स्त्रियों की दशाओं में क्या होने लगी, गिरावट आने लगी। क्योंकि सिंधु सभ्यता कैसी थी, वो मात्र सत्तात्मक था समाज वहां का। पूर्व वैदिक काल में जब आए तो इसमें समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक था।
तो पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक है, यहाँ पे भी पितृसत्तात्मक होगा। वहां पे स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला स्त्रियों की स्थिति में जो दशा थी वो क्या होने लगी, गिरने लगी। स्त्रियों की स्थिति गिर गई और उनमें गिरावट पैदा हो गई। ठीक है, चलिए, जैसे आप क्या करने लगे थे, गिरावट कैसे पैदा हो गई, जैसे उस समय फिर अलग अलग तरह की बातें आने लगी। जैसे पुत्री के जन्म को उस समय अशुभ मानने लगे थे, शुरुआत हो गई थी, पुत्री के जन्म को अशुभ मानने लगे थे उस समय के लोग। तो इससे क्या पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति गिर चुकी थी, क्योंकि पुत्री का जन्म लेना अब अशुभ होने लगा था। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं कि जो ऊंची जात, क्योंकि समाज कितने भागों में बटा था, 4 भागों में। पहला ही पॉइंट है ऋग्वैदिक काल की तरह, जैसे ऋग्वैदिक काल में था आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 तरह से था, यानी इस समय भी आपके चारों तरह से है। ठीक है, तो सबसे सर्वोच्च कौन रहेगा, सर्वोच्च सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा, ब्राह्मण लोग आएंगे, जो अपने आप को समाज में सबसे ऊंचा मानते थे। उसके बाद आपसे पूछा जाए सबसे निम्न, सबसे नीचे की कौन सी हो जाएगी जात, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, शूद्र लोग जो थे वो अपने आप को वो सबसे नीचे माने जाने लगे। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, तो वैश्य। अब ये वैश्य कौन होते थे, तो वैश्य वो होते थे व्यापारी लोग, जो व्यापार किया करते थे, वो लोग व्यापारी लोग क्या कहलाते थे, वैश्य कहलाते थे। तो इनका क्या था, तो ये मुख्य सर्वोच्च दाता कर थे, मतलब ये जो कर देने का काम था, जो टैक्स देने का काम था, जो टैक्स तो भाई वही देगा जो अच्छा खासा कमा रहा हो, जो व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, वही तो कर देगा। तो उस समय जो देते थे वो कर ज्यादातर मुख्य करदाता कौन हुआ करते थे, मुख्य करदाता हुआ करते थे, वैश्य जो हुआ करते थे वो मुख्य करदाता होते थे। अगली बात करते हैं, तो जवालोपनिषद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जो जीवन था उस जवालोपनिषद से हमें पता चलता है कि उस समय क्या था, जो जीवन काल था वो 4 आश्रमों में बट गया था। चलिए, 4 आश्रम कौन कौन से थे, आश्रमों में बट गया था। आश्रम यानी आपके जीवन का जो काल था 4 पीरियड में, 4 समय में बट गया था। जैसे पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। तो ब्रह्मचर्य क्या होता था, ब्रह्मचर्य में वो जीवन होता था 0 से 25 साल, यानी जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने से 25 साल तक की जो जिंदगी होती थी, जो जीवन होता था, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। उसके बाद 25 साल के बाद उसे गृहस्थ जीवन यानी विवाह करके अपने गृहस्थ जीवन को ग्रहण करना होता था। उसके बाद वानप्रस्थ यानी 50 से लेकर 75 साल तक का जो वक्त हुआ करता था, वो वनों में रहकर निवास करना होता था। और वहां पर जो वन में लोग रहते थे, वो ब्रह्मचर्य वाले जो लोग होते थे, वानप्रस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य वाले लोगों को शिक्षा दिया करते थे, ये उनका काम होता था। और फिर 75 से लेकर 100 तक का समय क्या माना जाता था, सन्यास का समय होता था, जिसमें व्यक्ति को क्या करना होता था कि सन्यास ले लेना होता था और अपनी मृत्यु का इंतजार करना होता था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वर्ण। तो वर्ण व्यवस्था आप जानते ही हैं, वर्ण व्यवस्था वही जाति व्यवस्था की बात हो रही है, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। तो वही जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसमें थी, पहले क्या थी, कर्म के आधार पे थी, यानी कामों के आधार पर थी। जिसका जैसा काम था उसको उस हिसाब से उस जाति में, उस कैटेगरी में रख दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, जैसे वक्त बदला तो वक्त के हिसाब से चीजें क्या हो गई, बदल गई। तो जो इंसान जैसे काम करता था, मान लो कर्म की जगह पे, फिर कर्म पहले कर्म था, जैसा काम वैसे उस हिसाब से उसको बांट दिया गया। लेकिन जब वक्त बदला तो क्या हुआ, आप किसके हिसाब से बांटने लगे, जन्म के आधार पर बांटा जाने लगा। जन्म के आधार पर बांटा जाने लगा, यानी अब क्या हुआ, आप जैसे किसी के पिताजी अगर क्या है, क्षत्रिय हैं, तो उनका जो बेटा होगा वो भी जन्म के आधार पर उसे क्या कहा जाने लगेगा, क्षत्रिय। लेकिन पहले क्या था, जिसके पास ताकत थी, शक्ति थी, वो रक्षा कर सकता था, वो क्षत्रिय कहलाएगा, यानी कर्म के आधार पर था। लेकिन वक्त बदला, उत्तर वैदिक काल में आया तो किसके हिसाब पर हो गया, कर्म के आधार से हटाकर किसके आधार पर मानने लगे, जन्म के आधार पर मानने लगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं विवाह। तो विवाह भी एक समाज की एक प्रथा होती है, विवाह करने की भी कई प्रथाएं हुआ करती थी, है ना। लेकिन उस समय 2 प्रकार की प्रचलन में थी। कितने प्रकार की, 2 प्रकार का प्रचलन में था। पहला कौन सा विवाह था, एक अनुलोम था और दूसरा प्रतिलोम था। अनुलोम और प्रतिलोम 2 तरह के विवाह हुआ करते थे। तो अनुलोम विवाह कैसा हुआ करता था, उस पर बात करते हैं। अनुलोम में पुरुष क्या हुआ करता था, उच्च जाति का हुआ करता था,
और स्त्री कैसी होगी, निम्न जाति की होती थी, तो उनसे जो संतान प्राप्त होती थी वो क्या होती थी, उच्च जाति की कहलाया करती थी। यही प्रतिलोम में क्या होता है, इसमें पुरुष कैसा होगा, निम्न जाति का लिया जाएगा, और स्त्री कैसी ली जाएगी, तो उच्च जाति की ली जाएगी। तो इनमें क्या होगा, तो निम्न जाति, जो इन लोगों से संतान की प्राप्ति होगी वो कैसी होगी, निम्न जाति की मानी जाएगी। तो पिताजी का उच्च अगर हो गए, स्त्री निम्न होगी, तो उच्च जाति के उनकी संतान उच्च जाति की मानी जाती थी, जबकि प्रतिलोम में निम्न जाति की मानी जाती थी। और विवाह कितने प्रकार के प्रचलन में था, तो 2 प्रकार की तरह का था, एक तो अनुलोम था, दूसरा प्रतिलोम था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्थिक जीवन। तो कोई भी समाज हो, अगर उसमें सारी तरह के 4 पॉइंट्स जरूरी होते हैं, एक धार्मिक होता है, आपका राजनीतिक होता है, सामाजिक होता है, और आर्थिक, यानी जिंदगी जीने के लिए जो तरीका होता है, अर्थ की जरूरत होती है, वो चीज भी, उस पे भी बात करेंगे। आर्थिक जीवन भी के जरूरी पॉइंट्स इसमें आते हैं, तो हम उन चीजों को भी समझेंगे, तभी ठीक से हम किसी भी सभ्यता को समझ सकते हैं। तो आर्थिक जीवन कैसा था उस पर बात करते हैं। तो पहले के समय जब पूर्व वैदिक काल था, तो उस समय क्या था, मुख्य व्यवसाय उनका हुआ करता था पशुपालन। वो पशुपालन करके अपने जीवन को चलाया करते थे। जीवन चलाने के जो रास्ता था, उनका जो तरीका था, वो क्या था, मुख्य व्यवसाय उनका कौन सा था, पशुपालन। जबकि वक्त के बाद क्या हुआ, कुछ समय पश्चात पशुपालन के स्थान पर मुख्य उनका व्यवसाय क्या बन गया, तो कृषि बन गया। तो उन्होंने पशुपालन के स्थान पर किसको महत्व ज्यादा दिया, कृषि को महत्व ज्यादा दिया। अब बात करते हैं वाणिज्य व्यवसाय। तो वाणिज्य व्यवसाय आपका जो बिजनेसमैन, जो व्यापारी संबंधित था, वो किसमें सबसे ज्यादा था, तो कौन सा हो जाएगा, तो वैश्य हो जाएगा। मैंने बताया कि वैश्य लोग क्या थे, व्यापारी लोग हुआ करते थे, उनको जो बिजनेस वगैरह किया करते थे, व्यवसाय, तो उसपे सबसे ज्यादा अधिकार किसका था, तो वैश्यों का अधिकार हुआ करता था। ये व्यापारी वर्ग का अधिकार हुआ करता था व्यवस्था पर। ठीक है, वाणिज्य व्यवस्था पर। दूसरा प्रमुख व्यवसाय कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा पशुपालन हो जाएगा। पूर्व वैदिक में पशुपालन था मुख्य कार्य, लेकिन जैसे ही वक्त बदला, थोड़ा और बदलाव उत्तर वैदिक काल में आया, जब तक क्या हो गया, तो पशुपालन की जगह पे किसको मेन मानने लगे, कृषि कार्य को, यानी खेती बाड़ी को ज्यादा मेन मानने लगे थे। लेकिन दूसरे नंबर पर अभी भी हमारा कौन सा था, तो पशुपालन ही था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विदेशी व्यापार। तो हाँ, उस समय भी विदेशी व्यापार होने के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये बात भी मान्य है कि विदेशी व्यापार भी उस समय होते होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक प्रगति। तो आर्थिक प्रगति से क्या होने लगा था, जब आप पता है कि आर्थिक प्रगति होने लगती है, यानी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती, पैसे की स्थिति से जब अच्छा होता है, तो हर चीज में सुधार आ जाता है। तो जो गांव वाली विकास था, आपका ग्रामीण सभ्यता थी, उसमें क्या आने लगा, उनके जीवन में आर्थिक जब स्थिति सुधार हुई, तो उसमें क्या आने लगा, नगरीकरण होने लगा। सुधार होके उसमें शहरी व्यवस्था में चेंज होने लगा। ठीक है, नगरीकरण का प्रारंभ हुआ था, याद रखना, नगरीकरण हो नहीं गया था, प्रारंभ हो गया था, शुरुआत हो गई थी, आर्थिक प्रगति से शुरुआत हो गई थी। अब बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण में। तो जुताई और बुआई, हमें कैसे पता चला कि मतलब खेती बाड़ी होती होगी, तो ये सारी चीजें कैसे पता चली, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में क्या है, जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय जुताई वगैरह हुआ करती थी, यानी खेती बाड़ी मेन मुख्य हुआ करती थी कार्य। ठीक है, तो अब बात करते हैं काष्टक संहिता। तो काष्टक संहिता में 24 बैलों का उल्लेख मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि जुताई होती होगी, क्योंकि बैलों का जब इतना प्रचलन है, तो उस हिसाब से हमें पता चलता है कि वहां पर की जुताई हुआ करती भी होगी। तो कृषि के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इससे हमारी ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो धार्मिक जीवन, क्योंकि व्यक्ति होता है, तो कहीं ना कहीं वो धर्म से जरूर ही जुड़ा होता है, वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो। लेकिन उस समय जो लोग थे, वो किस धर्म को मानते थे, किस धर्म से जुड़े हुए थे, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, तो उनके धार्मिक जीवन पर हम बात करेंगे। तो उस समय क्या था, यज्ञ और बलि धर्म का मूल आधार हुआ करता था। यानी धर्म को मानने का मूल आधार कौन सा हुआ करता था, बड़े बड़े यज्ञ करना और क्या करना, बलि देना। तो ये सारे उसके उस समय के मुख्य आधार हो गए थे धर्म को मानने के। चलिए, तो इसमें आपने देखा था कि इंद्र देवता, पूर्व वैदिक काल के समय इंद्र देवता को सबसे बड़ा देवता या सबसे प्रिय देवता के रूप में पूजा करते थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक समय में आए, तो क्या हुआ, इंद्र के स्थान पर किसको पूजने लगे, तो आपका इंद्र के स्थान पर प्रजापति को महत्वपूर्ण देवता मानने लगे, प्रजापति को ज्यादा मानने लगे। ठीक है,
इंद्र के स्थान पर किसको पूजने लगे, तो प्रजापति को महत्व अधिक देने लगे। पहले किसको मानते थे, इंद्र को मानते थे। उत्तर वैदिक काल में जब आए तो किसको मानने लगे, प्रजापति को मानने लगे। प्रजापति इनके क्या हो गए, महत्वपूर्ण देवता। अथर्ववेद में सभा और समिति, ये दो शब्द आप जानते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति ये क्या होती थी, दो पुत्रियों के नाम से कहा गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और जो समिति थी वो किसकी पुत्री थी, तो प्रजापति की, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गई, मैं लिख देती हूँ। प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में, सभा और समिति को दो पुत्रियों के रूप में बताया गया है अथर्ववेद में। अब बात करते हैं पूषण। तो पूषण जो पहले क्या हुआ करते थे, वनस्पति और औषधि के देवता हुआ करते थे। पहले क्या हुआ करते थे, पूषण जो पहले क्या होते थे, वनस्पति और औषधियों के क्या हुआ करते थे, देवता हुआ करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब इस समय यानी उत्तर वैदिक काल का जब समय आया तो ये जो देवता थे वो किसके देवता में मुख्य रूप से हो गए, तो शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलन में आ गए, प्रचलित हो गए। शूद्रों के देवता के रूप में जाने जाने लगे पूषण देवता। ठीक है, अब बात करते हैं विष्णु। तो हाँ, विष्णु का भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि विष्णु को भी, विष्णु देवता को भी माना करते थे, विष्णु भगवान को भी। तो कैसे, वो किस रूप में मानते थे, तो विष्णु देवता को पोषण और देवता के रूप में जाना जाता था। तो पोषण के देवता के रूप में किसे जाना जाता था, विष्णु को जाना जाता था। वरुण को किसको जानते थे, तो जल के देवता के रूप में वरुण को पूजा जाता था। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में प्रचलित 5 महायज्ञ थे। तो 5 महायज्ञों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं उन यज्ञों के बारे में बात करूंगी। तो आपका क्या हो जाएगा, राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ का मिलता है। राजसूय युग कौन सा होता था, ये एक प्रकार का यज्ञ ऐसा होता था जब राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था, यानी उसकी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था, तो राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इससे पूछा जा सकता है राजसूय यज्ञ किसके कब प्रचलन में आया, तो उत्तर वैदिक काल में जाना जाता था। ठीक है, वैदिक काल से संबंधित था। तो इसमें प्रतिष्ठा के लिए या राज्य का राज्याभिषेक के लिए इस यज्ञ का करा जाता था। इसमें कौन कौन भाग लेता था, तो राजा भाग लेता था और उसके साथ में 12 रत्निन भाग लेते थे। रत्निन कौन थे, जो उसके अधिकारी हुआ करते थे, वो साथ में मिलकर इस यज्ञ में भाग लेते थे। अगला है अश्वमेध यज्ञ। ये क्या होता था, ये ऐसा यज्ञ होता था राज्य विस्तार के लिए, यानी इसमें क्या हुआ करता था, अश्वमेध। तो अश्वों को दौड़ाया जाता था। अश्व जितनी दूर तक दौड़ते थे उतना जो हिस्सा था, जो उतना भाग हुआ करता था, वो राजा का हो जाया करता था। ये एक ऐसा यज्ञ था जिसमें अश्व जितनी तेज, जितनी दूर तक दौड़ते थे उतना भाग किसका हो जाता था, राजा का हो जाया करता था। तो ये यज्ञ कराया जाता था। किस लिए कराया जाता था, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो किसका हो जाएगा, राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ तो ये किस लिए था, तो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए क्षत्रियों द्वारा कराया जाता था। क्षत्रियों और भी जातियां कराया करती थी वाजपेयी यज्ञ का प्रदर्शन। तो इसका वाजपेयी यज्ञ किस लिए प्रचलन में था, तो शक्ति का प्रदर्शन के लिए वाजपेयी यज्ञ भी कराया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं तो दक्षिणा में। अब यज्ञ कराते थे तो जो पंडित लोग हुआ करते थे उन्हें दक्षिणा में क्या दिया जाता था, तो क्या दिया जाता था, उस समय गाय दी जाती थी या फिर दासियां दी जाती थी, सोना दिया जाता था, कपड़े दिए जाते थे, घोड़े दिए जाते थे। क्योंकि उस समय सिक्कों का प्रचलन हमें नहीं मिलता, वैदिक समय में सिक्कों का प्रचलन का वर्णन हमें नहीं मिलता, उसके साक्ष्य नहीं प्राप्त है। ठीक है, मुद्रा की अगर इकाई बताएं तो उस समय जो इकाई हुआ करती थी जिससे विनिमय वगैरह किया जाता था, सामान लिया या दिया जाता था, तो वो इसे क्या कहते थे, अगर मुद्रा के रूप में इकाई माने तो क्या होती थी, निष्क और शतमान हुआ करती थी। किसे जाना जाता है, निष्क और शतमान। अगर गोत्र की बात करें तो गोत्र नामक संस्था, आपने गोत्र सुना होगा। तो गोत्र पहले क्या हुआ करता था, गोत्र एक ऐसा हुआ करता था जिसमें एक जगह पर गायों का एक स्थान हुआ करता था, तो वो गोत्र माना जाता था, जहां पे एक ही प्रकार की गाय रखी जाती थी। तो गोत्र नामक संस्था का जो प्रचलन है वो किस समय से शुरू हुआ, गोत्र शब्द का प्रयोग किस समय से शुरू हुआ, तो उत्तर वैदिक काल के समय से शुरू हुआ। ठीक है, लोगों को आर्य बनने के लिए, अब क्योंकि आर्य थे वो संस्कृत भाषा बोला करते थे, लेकिन जब वो आर्य भारत में आए तो उन्होंने लोगों को आर्य बनाना चाहा। तो आर्य बनाने के लिए वो क्या किया करते थे, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र द्वारा जो एक गायत्री मंत्र लिखा गया है, उस गायत्री मंत्र की
रचना की गई। तो लोगों को आर्य बनाने के लिए किसके मंत्र की रचना की गई? विश्वामित्र द्वारा किसकी रचना की गई? तो गायत्री मंत्र की रचना की गई। अब बात करते हैं सिक्कों का। तो सिक्कों का प्रचलन को कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, जैसा कि मैंने बताया उस समय सिक्कों का कोई भी प्रचलन नहीं मिलता है। पूर्व वैदिक का अब एक क्वेश्चन आपके इस तरह से बनते हैं, पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल की आपसे पूछा जाता है कि पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाएं। अब ये विदुषी महिलाएं कौन होती हैं? तो विदुषी महिलाएं भी हुआ करती थी, जैसे विद्वान हुआ करते हैं, उसका उल्टा ऑपोजिट क्या होता है? तो विद्वान का उल्टा हो जाएगा विदुषी, यानी विलोम हो जाएगा। तो विद्वान अगर होते थे, उसी तरह से लड़कियां जो स्त्रियां होती थी विदुषी हुआ करती थी, वो विद्वान होती थी, उन्हें क्या कहते थे? विदुषी कहते थे। तो विदुषी का नाम भी कई मिलते हैं, अपाला, लोकमुद्रा, घोषा, सिक्ता। तो पूर्व वैदिक काल के समय भी क्या मिली हैं? ऐसी स्त्रियां मिली हैं जो विदुषी हुआ करती थी। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में भी विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है। तो क्या हो जाएगा? मैत्रेय है, गौर्गी है, कात्यायनी है, ये लोग कौन है? उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं। अब बात करते हैं नदियों का। तो आपसे नदियां भी पूछ ली जाती हैं ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मैं सारा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वितस्ता, वितस्ता आपका कहाँ? वितस्ता को किस नाम से जाना जाता है? नदियों के नाम है, उनके प्राचीन और नए नाम। तो ये प्राचीन नाम है और ये नए नाम है। वितस्ता को झेलम के नाम से जाना जाता है। अब शतुद्री को सतलज के नाम से अब जाना जाता है। व्यास व्यास का क्या नाम था? विपाशा। अस्कनी चिनाब को कहते थे। पुरुषनी रावी को कहते थे। कुर्रम को कहते थे। गोमल गोमती को कहते थे। तो ये इनके नाम थे प्राचीन, जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने सारी चीजें आपकी कवर करने की कोशिश की है। आप इसके बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। ये आपकी मेरा तो पूरा प्रयास है कि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप अगर वीडियो देखे हुए हैं तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 90% आपके क्वेश्चन इसी पढ़ाए हुए से मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।